करंट अफेयर्स मतलब एमजेटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 30 अक्टूबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 30 अक्टूबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो धनतेरस जिनके यहाँ आज है उनको भी बधाइयाँ। कल वालों के लिए तो ऑलरेडी कल की वीडियो में विश कर दिया था मैंने। तो सबसे पहले कल की वीडियो का रिवीजन करेंगे 1 मिनट में, जैसा कि यूजुअली करते हैं हर दिन। विश्व स्ट्रोक दिवस 29 अक्टूबर को मनाया गया। कल हम लोगों ने पढ़ा था डिटेल में। एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन सिंगापुर में किया गया। विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में डेनमार्क दोस्तों इसमें शीर्ष पर रहा। भारत की रैंक पूछी जाएगी तो भारत रहा था इसमें 79वें स्थान पर। यह बात ध्यान रखना, ठीक है। आगे कल हम लोगों ने और पढ़ा था कि भारत सरकार ने 80 वर्ष से अधिक उम्र के जो वरिष्ठ नागरिक हैं जिनको पेंशन मिला करती थी उनको अतिरिक्त पेंशन दिए जाने की घोषणा की गई है। और रतन टाटा ए लाइफ ये पुस्तक लिखा है थॉमस मैथ्यू ने। एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में अमिताभ चौधरी का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। और ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियंस अवार्ड उर्मिला चौधरी को और साथ ही में 5 और व्यक्तियों को दिया गया है। सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है जो कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। इसका नाम हॉलीवुड अभिनेता लियोनार्डो डिकैप्रियो के नाम पर रखा गया है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी उज्बेकिस्तान की यात्रा पर थे। उज्बेकिस्तान में चुनाव होने वाले हैं तो उनमें ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में गए थे। तो उज्बेकिस्तान यहाँ आप ध्यान रखिएगा। और पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी रोहिणी गोडबोले जी का निधन हो गया। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने रिवीजन किया है 1 मिनट में। दिवाली धमाका ऑफर चल रहा है और बस दिवाली तक ही रहेगा। तो इस दिवाली धमाका का ऑफर का फायदा उठाइए और इस पर अपने जितने भी वीडियो कोर्सेज हैं वो 299 में कर दिए गए हैं। आप जाकर के ये बैच जरूर ज्वाइन कीजिए। चाहे एसएससी कॉम्बो बैच है तो इसमें आपका एसएससी के सारे एग्जाम का जो जीके पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा मात्र 299 में। जीएस सफलता बैच लेते हैं तो आप जीएस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सबके लिए कंप्लीट बैच है, इसको ले सकते हो। या फिर अगर आप संकल्प बैच लेते हो तो करंट अफेयर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसके लिए करंट अफेयर और स्टैटिक का ये बैच ले सकते हो। इसके अलावा अगर अर्जुन बैच की तैयारी करते हो तो इसमें मैथ रीजनिंग समेत जीएस भी कंप्लीट बैच अर्जुन बैच आपका ये मिल जाएगा एनटीपीसी के लिए। क्लासेस सभी में चल रही हैं तो आप लोग जो है अपने अपने सुविधा के अनुसार जो चाहिए वो ज्वाइन कर सकते हो। एमजेटी ऐप पर जाना है, वीडियो कोर्स सेक्शन में जाना है और कोर्स सिलेक्ट करने के बाद कूपन कोड में लिखना है दिवाली, कैपिटल लेटर विदाउट एनी स्पेस, DIWALI, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस प्रत्येक वर्ष धनतेरस के दिन मनाया जाता है। इस बार का धनतेरस क्योंकि 29 अक्टूबर को था इसलिए 29 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस मनाया गया। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद के जनक जो होते हैं वो होते हैं धन्वंतरी जी और धन्वंतरी जी के ही नाम पर धनतेरस मनाया जाता है। तो धन्वंतरी जी आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं इसीलिए ये मनाया गया। थीम इस बार की है वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदिक नवाचार, क्या कहें कि आयुर्वेदिक इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ, ठीक है, इंग्लिश में अगर कहेंगे तो। 9वां संस्करण है। भारत सरकार हर वर्ष धनतेरस के यानी धन्वंतरी जी की जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाती है। 2016 से इसकी शुरुआत की गई है। अच्छा, धनतेरस के लिए आपको भी शुभकामनाएं। तो यहाँ पर अक्टूबर महीने में अभी तक आए हुए सभी महत्वपूर्ण दिवस हैं। आज एक रिवीजन करेंगे, एक रिवीजन लास्ट कल करेंगे, उसके बाद अक्टूबर महीने का सभी महत्वपूर्ण दिवस आपका कवर हो जाएगा। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। 1 अक्टूबर को ही विश्व शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 2 अक्टूबर के से लेकर 8 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सप्ताह मनाया गया। 2 से 16 अक्टूबर तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाया गया। 5 अक्टूबर को मोस्ट इंपोर्टेंट विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। 4 से 10 अक्टूबर विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया गया। 9 अक्टूबर को इंपॉर्टेंट है विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 12 अक्टूबर को इस बार विश्व प्रवासी दिवस मनाया गया क्योंकि सेकंड सैटरडे अक्टूबर मंथ के और मई मंथ के मनाया जाता है। और 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया गया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती पर। 15 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। अक्टूबर महीना स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जा रहा है। और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। इंपॉर्टेंट है, ये यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के स्थापना दिवस पर मनाया जाता है। 17 अक्टूबर को 2 महत्वपूर्ण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अभिदम्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस। 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस और विश्व पोलियो दिवस, दोनों ही याद रखना इंपॉर्टेंट है। 24 से 31 अक्टूबर वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह मनाया गया। 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस। 29 को स्ट्रोक दिवस और 29 को इस बार राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया। क्लियर है?
अगला है, भारत सरकार ने एयरबस डिफेंस स्पेस स्पेन की इस कंपनी से कितने C-295 सैन्य परिवहन विमान खरीदे हैं? तो भारत सरकार जो है एयरबस कंपनी से, जो कि स्पेन की कंपनी है, इससे C-295 सैन्य परिवहन के 56 विमान खरीदने के लिए समझौता किया था। इन 56 विमान में 16 तो रेडी टू यूज आ रहे हैं, 40 जो हैं ये भारत में बनाए जाएंगे, भारत में असेंबल किए जाएंगे। तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत ये बनाया जाएगा भारत में, स्पेन की मदद से। स्पेन की कंपनी है एयरबस। इसके लिए स्पेन के जो प्रधानमंत्री है ना, पेड्रो संचेज, ये भारत की यात्रा पर अभी आए थे, पीएम मोदी से मिले और जाकर गुजरात में इस प्लांट का इन्होंने उद्घाटन किया है। तो 16 विमानों की डिलीवरी स्पेन से की जा रही है। 2023 में सितंबर में पहला विमान आ चुका है। उसके बाद अब तक अगर बात करें तो 5 विमान आ चुके हैं। ये सैन्य परिवहन विमान है, इसको समझिएगा। C-295 सैन्य परिवहन का मतलब ये हुआ कि सेनाओं को अगर मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह जा करके रखना, उतारना है, या फिर पैरा जो कमांडो है उनको उतारना है, तो उनके लिए ये यूज होगा। एक बार में 71 ऐसे सेना के जवान एक जगह से दूसरी जगह डिप्लॉय किए जा सकते हैं इस परिवहन विमान की मदद से। और अगर पैरा कमांडो की बात करें तो वो 50 एक बार में उतारे जा सकते हैं। पैरा कमांडो क्या होते हैं? जो पैरासूट लेकर के उतरते हैं, तो इसीलिए 20 और घट जाएंगे क्योंकि पैरासूट भी रखने की जगह होगी उतनी। तो ऐसे C-295 सैन्य परिवहन के 56 विमान भारत खरीद रहा है। अब सोचो 56 विमान आ जाएंगे तो जब भी मान लो बॉर्डर एरिया पर कोई टेंशन होगी, चाहे पाकिस्तान एरिया में चाहे चाइना एरिया में, तो भारत एक साथ एक ही बार में ऐसे 3-4 हजार जो है अपने सोल्जर उतार सकेगा एक झटके में। सोचो घंटों में ही वहां पर इतने जल्दी पहुंचाया जा सकेगा। तो ये इसकी महत्वता है, और इसी की महत्वता को समझते हुए पिछले दिनों में जब बीच बीच में टेंशन बढ़ जाती थी अचानक से, तो ऐसे में टेंशन बढ़ने पर अपनी सेना को कैसे जल्द से जल्द बॉर्डर पर डिप्लॉय किया जाए, इसको देखते हुए ये ऑर्डर्स किए गए थे। तो यहाँ 40 जो हैं ये भारत में बनेंगे, गुजरात में बनेंगे। गुजरात के बड़ोदरा में एक टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में इसका निर्माण किया जा रहा है। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा C-295 विमान कहां पर बन रहे हैं, किस कंपनी द्वारा बनाए जा रहे हैं। तो ये टाटा कंपनी की मदद ले रही है एयरबस। एयरबस और टाटा कंपनी की मदद से मिलकर के ये लोग बना रहे हैं टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में। कहां पर? गुजरात के वडोदरा में। यहीं पर पेट्रो संचेज और पीएम मोदी जाकर के इस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किए हुए हैं। ठीक है, तो भारत की पहली निजी क्षेत्र की ये फाइनल असेंबली लाइन होगी। यहाँ पर असेंबल किए जाएंगे, मतलब कि इसमें विमानों को ऐसा नहीं है कि यहीं पर पूरा पूरा बनाया जाएगा। कुछ इक्विपमेंट वहां से आएंगे और कुछ चीजें यहाँ पर ला करके असेंबल की जाएगी। लेकिन असेंबली में भी काफी चीजें लगती हैं, काफी रोजगार आता है। खेल मंत्रालय ने ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार को बंद करके इसकी जगह पर कौन सा पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की? ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार ये अब बंद हो जाएगा। इसकी जगह पर अब अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार रहेगा। ध्यानचंद आप जानते हो, मेजर ध्यानचंद जी की जगह पर के नाम पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया था, लेकिन एक कैटेगरी लाइफ टाइम के लिए ध्यानचंद लाइफ टाइम कैटेगरी पुरस्कार दिया जाता था। तो ये वाली कैटेगरी अब बंद की गई है। बंद क्या मतलब कि इसका नाम चेंज किया गया है। इसको अब अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। अब ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार एक समझ लो अपर लेवल का, एक टॉप लेवल का, भारत का खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अब कोई ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार पाता है या फिर कोई ध्यानचंद खेल रत्न पाता है, तो दोनों में सिमिलरिटी ना हो सके, इसलिए थोड़ा सा अलग किया गया है। अब आप कहोगे अर्जुन पुरस्कार भी तो दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार के बगल में नाम क्यों रखा गया अर्जुन लाइफ टाइम? तो देखो एक लेवल होता है, जैसे अर्जुन पुरस्कार जो है उसका लेवल और अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार जो है उसका लेवल लगभग बराबर है। लेकिन खेल रत्न की बात करें तो ये ऊपर आ जाता है। यहीं द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कोच को दिया जाता है वो भी इस लेवल में है। तो ये सब एक लेवल में है, लेकिन खेल रत्न जो है ये सबसे टॉप वाला लेवल है, भारत में खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, इसीलिए वो कैटेगरी ऊपर रखी गई है। ठीक है, तो लाइफ टाइम की अचीवमेंट के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अब जाना जाएगा। तो 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदला गया था। और ये राजीव गांधी खेल रत्न शुरू कब किया गया था? तो ये शुरू किया गया था दोस्तों 1991-92 में। ध्यान रहे, पहला वाला 1991-92 खेल रत्न जो मिला था ना, वो मिला था किसे? विश्वनाथन आनंद को। किसे मिला था? विश्वनाथन आनंद को मिला था। और अगर पूछा जाए कि 2024 वाला किसे मिला, तो 2024 वाला बताना साथियों, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को मिला था। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग नोट डाउन कर लो। तो ये 2024 में मिला था। क्लियर है? पिछली बार वाला अचंता शरद कमल को मिला था, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, 2023 का उन्हें मिला था। अगला
राजस्थान सरकार द्वारा गठित राजस्थान आर्थिक पुनरुद्धार टास्क फोर्स की अवधि क्या रखी गई है? राजस्थान की गवर्नमेंट ने अभी राजस्थान की आर्थिक पुनरुद्धार टास्क फोर्स का गठन किया है। इसकी अवधि 31 मार्च 2028 तक रखी गई है। राजस्थान सरकार ने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है कुछ समय के लिए, मतलब पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आगे भी ये टास्क फोर्स कंप्लीट मतलब कंटिन्यू की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स है। इसका काम क्या होगा? इसका काम ये होगा कि राजस्थान की इकोनॉमी को रिवाइवल किया जाए, दोबारा से उनको खड़ा किया जाए, राजस्थान की इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए। तो उसके लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है। अच्छा, जब टास्क फोर्स का नाम आता है दिमाग में ना, तो ऐसे होता है कोई मिलिट्री टाइप का होगा, कोई बंदूक लेकर के दौड़ता होगा, वो टास्क फोर्स। वो टास्क फोर्स नहीं है। ये टास्क फोर्स मतलब ये कि जिनको एक टास्क दिया जाए और वो उसकी फोर्स हो, मतलब कि एक टीम हो जिसका टास्क यही हो कि राजस्थान की इकोनॉमी को रिवाइव करो। राजस्थान की इकोनॉमी जो डूब रही है या फिर डूबी हुई है, जिस भी स्थिति में है, उसको कैसे और ऊपर बढ़ाया जाए। तो ये मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने की अध्यक्षता में और उप मुख्यमंत्री और वित्त पर्यटन मंत्री दिया कुमारी की उपाध्यक्षता में यह शुरू किया गया है। मुख्य सचिव बनाए गए हैं सुधांशु पंत। 31 मार्च 2028 तक का इनको टारगेट दिया गया है। और राजस्थान सरकार 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में, पिंक सिटी जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी आयोजन करेगी, जिसका उद्देश्य होगा कि राजस्थान में कैसे ग्लोबली इन्वेस्टर्स बढ़ाए जाएं। जैसे जगह जगह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होता है ना, तो ग्लोबली सभी लोग आते हैं वहां से, दुनिया भर से भी, भारत से भी आते हैं और देखते हैं। सरकारों के जो अधिकारी होते हैं वो रिप्रेजेंटेशन देते हैं, वो बेनिफिट्स बताते हैं कि हमारे राज्य में आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको क्या क्या सरकार की तरफ से रियायत बरती जाएगी, सरकार की तरफ से क्या सपोर्ट मिलेगा, कहाँ कहाँ के हम लोग प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, तो आप में से जो कोई भी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हो इन्वेस्ट करो। तो इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। आज के टाइम पर उत्तर प्रदेश में बहुत तगड़े से इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश ने पिछले 1-2 सालों में कई ऐसे इन्वेस्टर समिट आयोजित करी हुई है और जिसके बाद से काफी भर भर के इन्वेस्टमेंट आया है। ऐसे अन्य राज्यों ने भी की हुई है। तो यहीं पर अभी राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है, 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में होगा और उसमें भी इसका काम काफी रहने वाला है। ठीक है ना, टास्क का। अगला, अब राजस्थान के बारे में अगर बात करें, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देखो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से टॉप पर है। दूसरे पर आता है मध्य प्रदेश, तीसरे पर आता है महाराष्ट्र और चौथे पर आता है अपना उत्तर प्रदेश। राजधानी पिंक सिटी जयपुर है। पुष्कर झील है, राजसमंद है, जयसमंद है, सांभर झील है, याद रखना, पिछौला, फतेह सागर झील है। सांभर झील जो है ये सबसे खारा पानी यहाँ पर होता है। लवणता के मामले में यहाँ पर सबसे ज्यादा खारा पानी सांभर का होता है। लेकिन सबसे बड़ी झील खारे पानी की आपकी चिल्का लेक है उड़ीसा की, जिसे फर्स्ट रामसर साइट घोषित किया गया था। 50 जिले हैं आज के टाइम पर, 200 विधानसभा में सीटें जाती हैं, 25 यहाँ पर लोकसभा में और राज्यसभा में 10 सीटें यहाँ से जाती हैं। भजन लाल शर्मा बीजेपी पार्टी से सीएम है। हरिभाऊ किशन राव बागडे यहाँ के गवर्नर हैं। सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और केवलादेव घाना पक्षी विहार नेशनल पार्क यहाँ पर है। घूमर, पनिहारी, कालबेलिया, मेगा नृत्य होता है। इसके अलावा राजस्थान में मेहंदी फेमस है। मेहंदी ये लोक कला है। अगला है, किस एआई चैटबॉट ने भारत का पहला बहुभाषी और बहु मॉडल एआई मॉडल एवरेस्ट 1.0 लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है हनुमान एआई ने। हनुमान एआई जो चैटबॉट है ना, ये पहला ऐसा जो मल्टीलिंगुअल होगा, जो बहुत सारे लैंग्वेज में अपना मतलब कि रिप्लाई कर सकेगा जो भी चीजें लोग पूछेंगे। तो ये भारत का ऐसा पहले होने वाला है और इसने एवरेस्ट 1.0 के नाम से ये एआई मॉडल लॉन्च किया हुआ है। मुंबई में एनवीडिया जनरेटिव एआई शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। जब GEN और AI लिखा रहे तो इसका मतलब आप पढ़िएगा जनरेटिव AI। ठीक है, ऐसा AI जो लगातार अपने आप को जनरेट कर रहा है, अपना आप को लगातार सुधार रहा है। तो एनवीडिया का भी जनरेटिव एआई शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। उसमें ही अभी हनुमान एआई ने इसे लॉन्च किया है। याद हो, हनुमान एआई रिलायंस के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है ना, तो ये फाउंडेशन एआई मॉडल है और प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को एआई एजेंट और कस्टम मॉडल तैनात करने, BFSI, रक्षा आदि जैसे क्षेत्रों के लिए डेटा संपूर्णता और सुरक्षा बढ़ाने में सक्षम बनाता है। ये 90 भाषाओं तक विस्तारित करने की योजना इसमें है। अभी तो 35 भाषाओं को ये सपोर्ट कर रहा है। अगला, हाल ही में IMF ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसने भारत की GDP ग्रोथ रेट का अनुमान 2024-25 के लिए बताया है 7.0%।
7% की दर से भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट होने वाली है 2024-25 के वित्तीय वर्ष में। यह अनुमान आईएमएफ का है। ठीक है, अलग अलग संस्थाओं के द्वारा अलग अलग अनुमान बताए गए हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूं लिस्ट। लेकिन ये जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, फिर से समझो, किसी एक फाइनेंशियल ईयर में किसी एक देश के द्वारा जितनी भी सेवाओं का और जितने भी उत्पादों का उत्पादन किया जाता है, यानी जितने भी प्रोडक्ट का और जितने भी सर्विसेज का उत्पादन किया जाता है एक फाइनेंशियल ईयर में, उसे कहते हैं उस देश की जीडीपी। अब वो जीडीपी किस दर से बढ़ रही है उसे कहते हैं जीडीपी ग्रोथ की रेट। तो यही जीडीपी की ग्रोथ की रेट जो है प्रेडिक्ट करते हैं सब। आईएमएफ ने 7% प्रेडिक्ट किया है 2025-26 के लिए, यानी अगले वाले के लिए 6.5% प्रेडिक्ट किया है। आईएमएफ की अगर बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना 1944 में हुई थी। 189 सदस्य देश हैं। वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है अमेरिका में, और इसकी एमडी है क्रिस्टीना जॉर्जिवा। ठीक है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर। और 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास 8.2% की दर से बढ़ा था। ये भारत के अनुमान आए थे। यहाँ पर कुछ और अनुमान दिए गए हैं बाकी के संस्थाओं के द्वारा, जैसे वर्ल्ड बैंक ने 7% बताया है 2024-25 में, 25-26 के लिए 6.7%। आईएमएफ यही है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ, ये 7% यहाँ बता रही है, 6.5% अगला वाला बता रही है। एडीबी, एशियाई विकास बैंक, एडीबी जो है, ये वर्ल्ड बैंक है। ये आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो 7% बताई है। मूडीज ने बताया है 7.2%, मॉर्गन स्टैनली ने 6.8%, एसएनपी ने बताया है 6.8%, और यूनाइटेड नेशन ने बताया 6.6%। ठीक है, चलिए, ये यूनाइटेड नेशन जो है ये कैलेंडर ईयर के लिए बता रहा है, बाकी सब फाइनेंशियल ईयर बता रहे हैं। ठीक है, अगला, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में 2025 के क्लास में किसे शामिल किया गया? तो अभी हाल ही में बॉब और माइक को, मारिया सारापोवा को, इन तीनों को सम्मानित किया गया है, इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में रखा गया है। इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम क्या होता है? हर एक खेल का, जैसे कुछ लीजेंड खिलाड़ी होते हैं जो ऑल टाइम हिट रहते हैं, जिनको लोग देख करके इंस्पायर होते हैं, इनके लिए एक गैलरी बनाई जाती है। जैसे क्रिकेट हॉल ऑफ फेम आप सुने होंगे, सचिन तेंदुलकर वगैरह का वहां पर ऐड किया गया है। ऐसे ही टेनिस का हॉल ऑफ फेम बनाया गया। इस टेनिस के हॉल ऑफ फेम में 2000 मतलब हर साल के लिए किसी न किसी खिलाड़ी को ऐड किया जाता है। जैसे समझो अपने यहाँ जैसे भारत रत्न दिया जाता है ना, तो कोई जरूरी नहीं है भारत रत्न उस वर्ष का जो हो बढ़िया प्रदर्शन किया हो उसको दिया जाए, ऐसा तो होता नहीं है। जो लाइफ टाइम में कुछ अच्छा किया होता है उसको किसी एक साल में दिया जाता है। ऐसे यहाँ पर भी टेनिस में अगर 2025 का हॉल ऑफ फेम में किसी को शामिल किया गया तो उसका मतलब ये नहीं कि वो 2025 की परफॉर्मेंस को देख रहा है, वो हॉल ऑफ फेम है लाइफ टाइम की, उसके ऐसे प्रदर्शन को देखते हुए ऐसे खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए इस गैलरी में उनका नाम ऐड किया जाता है। तो ऐसे ही मारिया सारापोवा जो कि अब सब रिटायर हो चुके हैं, इनको बॉब और माइक की जोड़ी रहती थी इनको, तो ये दोनों की जोड़ी को मतलब एक साथ रिकॉग्नाइज किया गया है, साथ ही साथ मारिया सारापोवा को रिकॉग्नाइज किया गया है। 2025 के हॉल ऑफ फेम में टेनिस में शामिल किए गए। ठीक है, ये 5 बार की एकल ग्रैंड स्लैम चैंपियन है मारिया सारापोवा। बॉब और माइक जो है ये टेनिस इतिहास की सबसे सफल युगल टीम रही है, और हॉल ऑफ फेम के अध्यक्ष हैं किम क्लिस्टर्स। अगला, हाल ही में आयोजित सुल्तान जोहोर कप जूनियर हॉकी में भारत ने कौन सा पदक जीता? अच्छा, सुल्तान जोहोर कप ये हर बार मलेशिया में ही आयोजित होता है, इसको ध्यान रखना। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और लोग थोड़ा सा मतलब अगर ये कॉन्सेप्ट जानते रहते हैं तो वो आंसर कर ले जाते हैं, जो नहीं जानते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं बेचारे। सुल्तान जोहोर कप पूछा जाता है कि कहाँ खेला गया, तो लोग कंफ्यूज रहते हैं और ऑप्शन देख करके इधर उधर गलत लगाकर चले जाते हैं। ये दिमाग में बैठा लो, ये हर बार कहाँ होगा? मलेशिया में ही होगा। ठीक है ना, तो मलेशिया में होगा, मलेशिया में हुआ भी। और किसका होता है? हॉकी संबंधित। ये भी पूछा जाता है किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है सुल्तान जोहोर कप। अब आते हैं क्वेश्चन पर कि भारत ने कौन सा पदक जीता? तो भारत ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। इस बार गोल्ड जीत लिया ग्रेट ब्रिटेन ने। ठीक है ना, ब्रिटेन की जो टीम है इसने गोल्ड जीत लिया और ऑस्ट्रेलिया ने सिल्वर जीता है। ऑस्ट्रेलिया वो विजेता रही, ये सिल्वर जीती, भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। जूनियर हॉकी का ये टूर्नामेंट था, 19 से 26 अक्टूबर तक मलेशिया में आयोजित किया गया। क्लियर, न्यूजीलैंड को शूट आउट में भारतीय टीम ने हराया। अगला, हाल ही में जारी ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को कौन सी रेटिंग दी गई? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जो शक्तिकांत दास जी हैं, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं, याद रखना इनका नाम, 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ये
ग्लोबल बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड पिछली बार भी पाए थे और इस बार भी पा गए हैं। इनको A+ की कैटेगरी में रखा गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ठीक है। हैज बीन रैंक्ड द टॉप सेंट्रल बैंकर बाय द यूएस बेस्ड ग्लोबल फाइनेंस। तो ग्लोबल फाइनेंस की रिपोर्ट में ये रेटिंग दी गई है। इनको लगातार दूसरे वर्ष टॉप केंद्रीय बैंकर का दर्जा मिला है। इनके अलावा 2 और बैंकर को मिला है, जैसे डेनमार्क के हैं क्रिश्चियन केटल थॉमसन और स्विट्जरलैंड के हैं थॉमस जॉर्डन, ये भी A+ रेटिंग में है। तो शक्तिकांत दास जी बिल्कुल टॉप पर चल रहे हैं। ग्लोबल फाइनेंस की रिपोर्ट है, ध्यान रखना। अगला, हाल ही में प्रसिद्ध गुसाडी लोक नर्तक श्री कनक राजू का निधन हो गया। ये किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित थे? तो गुसाडी लोक नर्तक थे कनक राजू और इनका निधन हो गया। इनको साथियों पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका था। आप देख पाओगे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था इनको 2021 में। ये थे कनक राजू। इनकी खास बात ये थी कि ये गुसाडी के नर्तक थे। गुसाडी एक लोक नृत्य होता है खास करके तेलंगाना में। तेलंगाना में वहां की स्थानीय देवता को समर्पित एक नृत्य होता है और ये डंडारी उत्सव के टाइम पर होता है। डंडारी उत्सव जो होता है ये दीपावली के बाद आयोजित होता है 10 दिनों का। उसी डंडारी उत्सव में लोग वहां पर स्थानीय देवता के लिए नृत्य करते हैं और ये केवल राजगोंड जनजाति करती है। कौन करता है? राजगोंड जनजाति, जो कि तेलंगाना में पुरुष द्वारा किया जाता है ये नृत्य। तो पुरुष नाचते हैं, ठीक है ना। गुसाडी नृत्य जिसे कहते हैं। पूछा जा सकता है CGL वगैरह के एग्जाम में, लोक नृत्य से बहुत क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक से, ठीक है। तो गुसाडी नृत्य आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। यहाँ पर प्रमुख और जो निधन हुए हैं और बेचुरीज हैं उनका लिस्ट है। कल मैंने आपको पढ़ाया था, तो आज मैं ऐसे छोड़े जा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है ना। तो और कभी आएगा तो रिवीजन करेंगे, लगातार बार रोज रोज नहीं। तो फिलहाल इतना हम लोग आज की करंट अफेयर में कवर करेंगे। कल की वीडियो में आगे के हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। और कल तो दीपावली है ही, आपको खूब अच्छे से मनाइए दीपावली, है ना। जो कोई लोग ये ज्ञान देते हुए मिल जाएंगे ना कि ये पटाखे न जलाओ, ये न जलाओ, उनको न जलाओ, उनको मुंह पर कुछ भी बोल करके निकल जाना और बोल देना कि अगर बहुत ज्ञान छांटना है चले जाओ किसी यूनिवर्सिटी के सामने वाली टपरी पर जाकर देखो, जो बच्चे वहां पर बैठ करके सिगरेट पी रहे हैं, सुट्टा मार रहे हैं, उनको बताओ पर्यावरण का ज्ञान उनको दो, क्योंकि अगली पीढ़ी वो है। पर्यावरण को अगली पीढ़ी के लिए सुधरना उनके लिए है ना। ज्ञान यहाँ न दो कि एक दिन के पटाखे दगाने से कुछ हो जाएगा। तो खूब धूमधाम से पटाखे जलाइए, कोई दिक्कत नहीं। दिवाली में धमाका मचाइए, दिवाली धमाका ऑफर का फायदा भी उठाइए MJT ऐप पर जाकर के। चलिए, और बाकी लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करें तो पशुधन जनगणना कितने वर्षों के बाद की जाती है? तो ये 5 वर्षों के बाद की जाती है। कल का क्वेश्चन था। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? लग्जमबर्ग शीर्ष पर रहा। आज आपको क्या बताना है? डंडारी गुसाडी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इसी वीडियो में से क्वेश्चन है, आप बताइएगा कमेंट करके। शीर्ष वैश्विक बैंकर 2024 का पुरस्कार किसे दिया गया? ये भी बताइएगा कमेंट करके, ठीक है ना। दोनों ही क्वेश्चन आज की ही वीडियो से लिए गए हैं। अगर आपको आता है, ध्यान से आपने वीडियो पढ़ी है, तो जरूर आंसर करोगे। आंसर के साथ डिटेल भी लिखने का कोशिश करना। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में, तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।